नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अपने YouTube चैनल मैथ मैजिक 24। तो चलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्रपति के टॉपिक पे, जो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा और ज़्यादा छोटा भी नहीं होगा। हम एक छोटा सा वीडियो में टोटल राष्ट्रपति का जो भी क्वेश्चन हमारे कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उसको हम एक कलेक्ट किए हैं कि क्या क्या क्वेश्चन होते हैं, क्या क्या क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं। तो चलिए इस टॉपिक पर आज हम बात करेंगे और ये इस पे हम टोटल आपको कॉन्सेप्ट देने की कोशिश करेंगे कि आपको जो भी एग्जाम हो, कम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसमें ऐसा नहीं छूटे, एक भी क्वेश्चन ना छूटने की कोशिश करें। हम 80% कॉन्टेक्ट हम इसी से देने की कोशिश करेंगे आपको। आप कोई भी एग्जाम दें, उसमें कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। तो चलिए दोस्तों, हम आपको शुरू करने वाले हैं भारत के राष्ट्रपति। चलो हम लोग दोस्त जानते हैं कि भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 में वर्णित है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है दोस्तों, जो भारत के एक राष्ट्रपति होगा वो संघ की कार्यकारी शक्ति होगा, उसके पास रहेगी। भारत का जो राष्ट्रपति होता है दोस्त, वो क्या होता है, भारत का प्रथम नागरिक होता है और तीनों सेनाओं का सर्वोच्च राष्ट्रपति होता है। तो ये हम लोग जानते हैं दोस्त। अनुच्छेद कितना वर्णित है? अनुच्छेद 52 वर्णित है। अनुच्छेद 3 पर में क्या है दोस्तों कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगा। यह अनुच्छेद 53 वर्णित है। इसको भी हम लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, और नहीं जानते हैं तो इसको हम लोग कॉपी कलम उठाइए और इसको नोट कर लीजिए, और नहीं तो कोशिश कीजिए दोस्तों हमको ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिए। एक बार में नहीं होगा, 2 बार में नहीं होगा, 3 बार में नहीं होगा। आप इस 2 से 3 बार सुनिएगा दोस्तों, पूरी वीडियो आपको याद हो जाएगी कि क्या हम बोल रहे हैं, क्या हम नहीं बोल रहे हैं। तो चलो दोस्तों, हम लोग जानेंगे पूरी राष्ट्रपति के बारे में। तो हम लोग पहला तो ये अनुच्छेद 52 हम जानते हैं कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, और अनुच्छेद 53 वर्णित है दोस्तों कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगा। ये इसकी दूसरी खासियत है दोस्तों। ठीक है, हम ये भी जानते हैं तीनों सेनाओं का सर्वोच्च राष्ट्रपति होता है और भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। इसीलिए राष्ट्रपति का कभी आप ऐसा वीडियो नहीं देखे होंगे जो सॉरी या किसी को नहीं होता है, क्या कह सकते हैं उसको, कमेंटेटर की तरफ में प्रधानमंत्री को मुड़ी कहीं और लगा दिया है, डांस करा ढोलुल, ऐसा आप नहीं देखे होंगे। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि भारत के भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं। वो 2018 से निर्वाचित हुए हैं। 2018 से हमारे कार्यकाल 2022 में निर्वाचित हुए। 25 जुलाई 2022 से पदभार संभाले हैं। वो अपने मतलब कार्यकाल में अथी है। तो चलिए इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों, आगे क्या कह रहा है। तो देखिए, अनुच्छेद 54 में है जब कोई भी राष्ट्रपति होगा तो वो पहले क्या होगा, पहले वो निर्वाचित होगा तभी ना कुछ करेगा। तो अनुच्छेद 54 में दोस्तों भारत के जो राष्ट्रपति का निर्वाचन का प्रक्रिया है वो वर्णित है अनुच्छेद 54 में। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रक्रिया से होता है, कैसे होता है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो कैसे होता है वो आपको हम बताते हैं। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है दोस्तों, वो एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा होता है। ठीक है दोस्तों, एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा कहने का मतलब ये होता है कि हर आदमी का मतलब कि जो भी सांसद एमएलए जो भी है उसको जो वोट देते हैं, हर मतलब कि वोट का अहमियत अलग अलग होता है। ठीक है दोस्तों, उसे कहते हैं एकल संक्रमणीय पद्धति। ठीक है, उसके बाद उस प्रक्रिया में कौन कौन भाग लेते हैं निर्वाचन में वो भी हम लोग जानेंगे। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं संसद के दोनों सदस्य, जैसे राज्यसभा के सदस्य और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, और राज्य विधानसभा के जितने भी निर्वाचित सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में की प्रक्रिया में भाग लेते हैं दोस्तों। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा तुम जरूर से। कौन कौन भाग लेते हैं, तो राज्यसभा के जितने भी निर्वाचित सदस्य हैं, लोकसभा के जितने भी निर्वाचित सदस्य हैं, और राज्य विधानसभा के जितने भी निर्वाचित सदस्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश चाहे जो भी निर्वाचित जो भी सदस्य हैं, जैसे MP, MLA, MLC जो भी सब भाग लेते हैं दोस्तों। ठीक है, विधान परिषद के सदस्य नहीं दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों जो है देखिए, जो संघ की कार्यपालिका शक्ति है इसका प्रयोग जो दोस्तों होगा राष्ट्रपति स्वयं या अपने अधिकारियों के द्वारा प्रयोग में कराते हैं कि क्या क्या हमको इससे काम करना है। तो राष्ट्रपति अकेले ना काम कोई भी ना कर सकता है, उसके लिए उसके अधिकारी हैं, उसके निर्वाचित किए गए हैं कि उसका अपना अधिकारी, जैसे कोई भी कोर्ट में जज होते हैं तो जज टोटल काम थोड़ी करते हैं, कुछ काम वकील करते हैं, कुछ काम उसके पेशकार हैं, अथी है, सब कुछ है, तो उसके लिए पूरा योग्यता है। ठीक है दोस्त, तो सभी काम अपने खुद नहीं करते हैं, उसके लिए कुछ उसके अधिकारी हैं
जो उसको काम करने में उसकी सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है दोस्त, इतना चीज आप नोट कर लीजिए। उसके आगे देखिए कह रहा है दोस्तों, राष्ट्रपति का निर्वाचन की रीति, मतलब जो एकल संक्रमण प्रदेश निर्वाचन होगा दोस्तों, अभी हम बता रहे थे कि अनुच्छेद 55 में जो वर्णित है, अनुच्छेद 55 आप इसको लिख लीजिएगा। अनुच्छेद 55 में जो है राष्ट्रपति का निर्वाचन की जो रीति है वो एकल संक्रमण पद्धति द्वारा निर्वाचित होते हैं। ये आपको हम अभी बता रहे थे दोस्तों। तो चलिए इसका आगे फिर देखते हैं। राष्ट्रपति की पदावधि, राष्ट्रपति की जो निर्वाचन जो होती है, जैसे द्रौपदी मुर्मू जो है 22 जुलाई 2022 से निर्वाचित है, मतलब पद पे ग्रहण है, तो ये 5 साल के लिए अपने पद पे रहते हैं। ठीक है, ये अनुच्छेद कितने में वर्णित है दोस्तों? तो ये अनुच्छेद वर्णित है 56 में, कि वो अपने पद पे 5 साल तक रहेंगे। ठीक है, तो कब से? जब 22 जुलाई 2022 से ये है, तो ये कब तक रहेंगे? 22 जुलाई मतलब 21 जुलाई 2027 तक अपने पद पर निर्वाचित रहेंगे। अपने पद पर मतलब कार्यभार ये संभाले हुए रहेंगे। उसके बाद चलते हैं दोस्तों, उसके बाद क्या कह रहा है? उसके बाद कह रहा है अनुच्छेद 57 में, अनुच्छेद 57 में कहा गया है पुनर्निर्वाचन की। जैसे देखिए अनुच्छेद 57 में है क्या? पुनर्निर्वाचन। इसको आप नहीं देखिए, आप हमें सुनने की कोशिश कीजिए। इसमें यह कहा गया दोस्तों पुनर्निर्वाचन में कि अगर कोई राष्ट्रपति है, जैसे कोई भी जैसे मुखिया है, विधायक है, कोई भी सांसद होता है, तो जब तक मुखिया रहता है तो अपने मुखिया रहते भर में भी चुनाव लड़ सकता है। मुखिया का चुनाव, जैसे मुखिया का चुनाव आता है तो मुखिया से थोड़ी त्याग पत्र देता है, सिर्फ उस पर शासन लग जाता है, तो मतलब कोई एक्स्ट्रा काम नहीं कर लेंगे, फिर भी उसका साइन का मुहर रहता है। जब तक कोई दूसरा को वहां पे कार्यभार नहीं ग्रहण करता है तब तक मुखिया पर वही पद रहता है। उसी प्रकार राष्ट्रपति पे है, जब तक कि कोई दूसरा राष्ट्रपति उस पर कार्यभार नहीं ग्रहण कर लेता है तब तक उसी का साइन मुहर चलते रहता है। ठीक है दोस्तों, तो यह है पुनर्निर्वाचन की रीति अनुच्छेद 56। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 57। उसके बाद अनुच्छेद 58 में है योग्यता। योग्यता में दोस्तों जैसे हम लोग एग्जाम देने के लिए, इसको भी फॉर्म भरने के लिए योग्यता का मांग करता है, उसी प्रकार उसका राष्ट्रपति के बनने के लिए उसका भी क्या क्या योग्यता होता है, वो अनुच्छेद 57 में है। दोस्तों अनुच्छेद 58 में है। ठीक है, योग्यता क्या क्या योग्यता होना चाहिए? तो योग्यता में क्या क्या होना चाहिए दोस्तों? 35 वर्ष की आयु होना चाहिए, 35 वर्ष कम से कम 35 वर्ष से अधिक होना चाहिए, तभी वो योग्यता का ग्रहण कर सकता है दोस्तों। और उसके बाद क्या होना चाहिए? भारत का एक नागरिक होना चाहिए, और कोई भी दिवालिया पागल आवारा आदमी कोई भी नहीं होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, उसके बाद चलिए दोस्तों अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। देखिए ये जो होते हैं लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए सर्वकारी सेवाओं के लिए, ये उस शर्त अलग में होते हैं दोस्तों। योग्यता में सिर्फ 3 ही चीज है। योग्यता में पढ़ने के लिए लाभ के भारत का एक नागरिक होना चाहिए, पागल या दिवाली नहीं होना चाहिए, 35 साल से उम्र अधिक होना चाहिए। अब देखिए उसका शर्त में क्या क्या है दोस्तों? राष्ट्रपति के पद के लिए जो शर्त है, शर्त में आता है दोस्तों क्या क्या आता है? तो शर्त में आता है कि वो कोई लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, सांसद बनने योग्यता रखना होना चाहिए, तो सांसद बनने योग्य है कि नहीं है। अगर कोई सांसद न भी होता है तो उसको राष्ट्रपति बनाया जाता है, उसको 6 महीने के अंदर कोई भी सांसद का सदस्य ग्रहण करना होता है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद उसमें कह रहा है शपथ की प्रक्रिया। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 60 में जो है राष्ट्रपति की शपथ की प्रक्रिया दिया गया है। अगर कोई भी राष्ट्रपति या कोई भी मुखिया जो है बनता है तो वो पहले शपथ का ग्रहण करते हैं, तभी कोई कार्य करेंगे दोस्तों, उसके पहले कोई कार्य वो नहीं कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 60 में वर्णित है कि राष्ट्रपति जो है एक शपथ ग्रहण करेंगे। ठीक है दोस्तों, शपथ ग्रहण, अब राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण कौन कराएगा? तो राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण भारत के मुख्य न्यायाधीश करवाते हैं दोस्तों। उसका शपथ ग्रहण, और जब तक वो शपथ नहीं लेंगे, जब तक मतलब कि वो अपने आप चयनित नहीं कर पाएंगे दोस्तों, तो तब तक वो राष्ट्रपति का पद पे कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। शपथ ग्रहण करने के बाद भी वो कोई भी कार्य करेंगे। तो चलिए उसके बाद फिर देखिए दोस्तों, शपथ ग्रहण के बाद उसका क्या है? महाभियोग। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 61 में वर्णित है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा करके राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया। ठीक है दोस्तों, तो उसको जब कैसे उसको देखिए कैसे हटाया जाता है। राष्ट्रपति हटाने, जब राष्ट्रपति क्यों हटाएगा? जब हमको किसी भी लोकसभा या राज्यसभा कोई भी सदन को लगेगा कि राष्ट्रपति जो है मनमानी कर रहा है, मतलब जो इतने भी मतलब संविधान के वो विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, तो कोई भी सदन 1/4 सदस्य के हस्ताक्षर से
उस पर लागू होगा। 14 दिन के पूर्व राष्ट्रपति को सूचना दिया जाएगा कि आप पे महाभियोग लाया जा रहा है। ये तब तक 14 दिन तक राष्ट्रपति अपना उसको छानबीन कराएगा। ये तब तक लागू नहीं होगा जब तक दोस्तों 2/3 सदस्य उसको सिग्नेचर करके उस पर लागू नहीं होता है, तब तक उस पर महाभियोग की प्रक्रिया नहीं चलेगी। पहले उसको 14 दिन पूर्व उसको 1/4 मतलब जितने भी सदस्य हैं उसके 1/4 उस पर साइन करके उसको सौंप देगा, तब तक उस पर कोई महाभियोग प्रक्रिया नहीं लगेगा। तो अनुच्छेद 61 में वर्णित है राष्ट्रपति पर महाभियोग। ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 62 में क्या है, राष्ट्रपति के पद में रिक्त को भरने के लिए। देखिए जब राष्ट्रपति का पद खाली होता है दोस्तों तो उसका पद रिक्त हो जाता है, तो उसको भरने जब तक राष्ट्रपति का सीट खाली रहता है तब तक वहां पे कौन काम करते हैं, उपराष्ट्रपति काम करेंगे। पेमेंट भत्ता सब कुछ अपना खुद लेंगे, लेकिन कार्य उसका राष्ट्रपति का ही करना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, ये नहीं कि राष्ट्रपति का भी पेमेंट लेगा और उपराष्ट्रपति का पेमेंट लेगा, ऐसा नहीं है। वो एक ही पेमेंट लेंगे, एक ही भत्ता लेंगे और काम राष्ट्रपति का भी वो करेंगे। ठीक है दोस्तों। इसके आगे हम चलते हैं। इसके आगे क्या है दोस्तों कि राष्ट्रपति के पास 3 गो अधिकार प्राप्त होता है, राष्ट्रीय आपात, वित्तीय आपात, राष्ट्रपति शासन। ठीक है, तो ये राष्ट्रीय आपात जो है ये अनुच्छेद 352 में वर्णित है। राष्ट्रीय आपात जो है दोस्तों ये कब लगता है, तो युद्ध और विराम की स्थिति, मतलब जब देश पर बाहरी देशों से खतरा होता है, युद्ध की स्थिति संकट प्राप्त होती है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है दोस्तों। यह अनुच्छेद 352 में वर्णित है। ये राष्ट्रीय आपात जो है राष्ट्रपति लगाते हैं, और ये मैक्सिमम मतलब शुरू में 6 महीना तक के लिए लागू रहता है। उसके बाद संसद के अनुमोदन से इसको फिर बढ़ाया या घटाया जाता है दोस्तों। ठीक है, इसके आगे फिर हम चलते हैं राष्ट्रपति शासन। तो राष्ट्रपति शासन जो दोस्त है अनुच्छेद 356 में वर्णित है। इसको भी राष्ट्रपति लगाते हैं। ये कब लगता है, जब कोई भी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति को लिखित दे कि हमारे राज्य में सही ढंग से कानून नहीं चल रहे हैं, हमारी गड़बड़ी है, तो राष्ट्र इसकी जांच हो गई। जांच होने के बाद राष्ट्रपति वहां उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करते हैं। ये मैक्सिमम 2 महीने तक लागू रहते हैं। उसके बाद संसद के अनुमोदन से इसको फिर बढ़ाया जाता है, या उसके पहले संसद के स्वीकृति प्राप्त करना बहुत जरूरी होता है दोस्तों। उसके बाद हम चलते हैं वित्तीय आपात की ओर। वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 में वर्णित है। वित्तीय आपात का मतलब ये होता है दोस्तों कि वित्तीय आपात जो है दोस्तों ये कब लगता है। वित्तीय मतलब समझते होंगे दोस्तों, मनी संकट। जब मनी संकट होती है दोस्तों तभी वित्तीय आपात का लागू होती है। जब राज्यों में राज्यपाल ऐसा बोले कि हमारे यहाँ वित्तीय पैसे की कमी हो रही है, तो केंद्र में सब जांच होने के बाद हमारे राष्ट्रपति जो हैं वो उस राज्य में लगाना चाहे तो उस राज्य में, अगर पूरा देश में लगाना चाहे पूरा देश में। वैसी स्थिति में दोस्तों जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं वो किसी का भी पेमेंट में कटौती कर सकते हैं, और वो मैक्सिमम 2 महीने के लिए रहते हैं। उसको फिर संसद के अनुमोदन से उसको फिर बढ़ाया या घटाया जा सकता है दोस्तों। ये है वित्तीय आपात। अभी तक दोस्त वित्तीय आपात काल भारत में एक भी बार नहीं लगा है। ऐसा स्थिति अभी तक नहीं आया है कि वित्तीय आपात काल लगाया जाए। उसके बाद दोस्तों देखिए चलते हैं पॉकेट बिल। पॉकेट बिल क्या है दोस्तों उसके बारे में बताते हैं। राष्ट्रपति के पास वीटो पावर भी होते हैं, पॉकेट बिल भी है, और एक और बिल है उसका हमको ध्यान में नहीं है, उसको बताएंगे। तो जैसे देखिए अब पॉकेट बिल क्या है, जब लोकसभा या मतलब राज्यसभा से कोई बिल पारित होकर के राष्ट्रपति के पास जाता है, तो वो उस बिल को अगर अपने पॉकेट में रख लेता है, उसके द्वारा नहीं मतलब चाहे स्वीकृति कर नहीं भेजता है या दोबारा संशोधन के लिए अगर नहीं भेजता है लोकसभा या राज्यसभा में जिस सदन से वो पारित हुआ है वहां अगर वो नहीं भेजता है तो उसको पॉकेट बिल कहते हैं। राष्ट्रपति कोई बिल को जो है अपने पॉकेट में दबा करके रख सकते हैं, उसे पॉकेट बिल कहते हैं। और एक होता है वीटो पावर। वीटो पावर दोस्तों क्या होता है, जब राष्ट्रपति कोई भी मतलब कि कोई भी कानून लागू होता है दोस्तों, कोई भी कानून संसद से मतलब कि संसद या अध्यक्ष से लागू होकर के जाता है राष्ट्रपति के पास। जब तक देखिए कोई भी कानून कब लागू होता है, जब लोकसभा राज्यसभा से पारित होकर के राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति उसमें साइन मुहर कर करके वो जो होता है सुप्रीम कोर्ट में भेज देता है। सुप्रीम कोर्ट में उसके बाद जब राष्ट्रपति की जब साइन मुहर लग जाती है तो वो बिल पारित होता है और वो कानून लग जाता है।
ठीक है दोस्तों। तो उसको लागू होने से पहले उस पर किसी भी राष्ट्रपति का सिग्नेचर होना बहुत जरूरी होता है। जब तक राष्ट्रपति का सिग्नेचर नहीं होगा कोई भी कानून हमारे देश में नहीं लगेगा, क्योंकि भारत का जो प्रमुख होते हैं वो भारत के राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है दोस्तों। तो जब वो मतलब क्या बता रहे थे, बिटो पावर। हाँ, तो बिटो पावर जो है दोस्तों, अगर कोई भी लोकसभा से कोई बिल पारित होकर के जाता है राष्ट्रपति के पास, तो वो उसे रोक सकते हैं या कुछ समय के लिए उसे टाल सकते हैं। उसे हम कहते हैं बिटो पावर। अगर राष्ट्रपति के पास कोई भी बिल जाता है और उसको दोबारा, जैसे कोई बिल गया, उसको जब दोबारा मतलब राष्ट्रपति फिर भेजा वहां और वहां से फिर संशोधित होकर फिर राष्ट्रपति के पास अगर चला जाता है तो राष्ट्रपति उसको तो फिर उसे राष्ट्रपति नहीं रोक सकते हैं, उसको पासिंग करना पड़ता है दोस्त। ठीक है। उसके बाद चलते हैं दोस्तों कि राष्ट्रपति जो है उसका पेमेंट क्या है। राष्ट्रपति की जो पेमेंट है दोस्तों वो हम लोग का है 1 फरवरी 2018 से 5 लाख रुपया हो गया दोस्तों। इसके पहले राष्ट्रपति का पेमेंट कम था, लेकिन 1 फरवरी 2018 से राष्ट्रपति की जो पेमेंट है वो 5 लाख रुपया है दोस्तों। ठीक है। अब देखिए हम लोग का मुख्य बात क्या है। सबसे मेन बात क्या होता है, राष्ट्रपति जो है वो किसके किसके नियुक्ति कर सकता है, किसे हटा सकता है, इसके बारे में जानना दोस्तों बहुत जरूरी चीज है। क्योंकि इसके बारे में क्वेश्चन आजकल एग्जाम में सबसे ज्यादा इसी से क्वेश्चन आते हैं, तो इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। ठीक है दोस्तों। तो भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। यह अनुच्छेद 74 में वर्णित है। तो देखिए प्रधानमंत्री कौन बन सकता है, सबसे पहले जानेंगे प्रधानमंत्री कौन बन सकता है। प्रधानमंत्री उस वही बन सकता है जिसके पास बहुमत प्राप्त हो। किसका? सांसदों का बहुमत प्राप्त हो, जो सांसद में पेश कर सके कि हमें सबसे ज्यादा मेरा वोट है, हम राष्ट्रपति बनने योग्यता रखते हैं। जब पूरा सब मिलकर के जो बहुमत पेश कर देगा, बहुमत दल प्राप्त का नेता होगा, उसी को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है भारत के राष्ट्रपति। और भारत का राष्ट्रपति ही उसे शपथ ग्रहण कराता है। शपथ ग्रहण कराने के बाद ही वो अपने पद पर निर्वाचित होते हैं। प्रधानमंत्री भी अपने कार्यकाल उसके 5 साल ही होते हैं। अभी 2024 में प्रधानमंत्री का चुनाव है और वो भी 5 साल का रखते हैं। 2 बार हमारे जो है बीजेपी सरकार, हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी भी प्रधानमंत्री हैं कार्यकाल में। उसके बाद देखिए चुनाव प्रक्रिया है क्या होता है। फिर देखिए राज्य के राज्यपाल, यह अनुच्छेद 156 में वर्णित है। भारत के जितने भी राज्य के राज्यपाल हैं या केंद्र शासित के प्रशासक हैं, सभी की नियुक्ति हमारे राष्ट्रपति जी करते हैं। ठीक है। तो और राज्यपाल को हटाते भी हैं राष्ट्रपति द्वारा ही। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही राज्यपाल ग्रहण रहते हैं। ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों एक था राज्यसभा में पहले जो है 12 को सदस्य का नियुक्ति होता था, वो राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन के आधार पर करते थे। विज्ञान इस सब संकाय था, उसी में नियुक्ति करते थे। उसको निरस्त कर दिया गया है। कब से निरस्त कर दिया गया है? 2019 में। 2019 से उसको हटा दिया गया है। उसका नियुक्ति बंद हो चुका है। जो भी 12 को सदस्य जो था राज्यसभा में नियुक्त होता था उसको बंद कर दिया गया दोस्तों 2019 से। उसके बाद फिर राज्यपाल को हटाने की प्रक्रिया राष्ट्रपति ही करता है। ये भी हम लोग पढ़े हैं कि देखिए सुप्रीम कोर्ट के, भारत के मुख्य न्यायाधीश, केंद्र शासित प्रदेश के एवं हाई कोर्ट के जो अन्य न्यायाधीश हैं, सभी को नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। ये चीज हम याद रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछे थे बिहार एसएससी के जो क्वेश्चन है सीजीएल लेवल, उसमें भी ये पूछा गया था क्वेश्चन। उसमें हम खुद दिए थे दोस्तों। उसमें ये क्वेश्चन पूछा था कि हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है उसका नियुक्ति कौन करता है, तो भारत के राष्ट्रपति ही करते हैं दोस्तों। ठीक है। तो चलिए उसके आगे चलते हैं। राष्ट्रीय राजधानी जो दिल्ली क्षेत्र है, दिल्ली क्षेत्र के मुख्यमंत्री की नियुक्ति भी भारत के राष्ट्रपति ही करते हैं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। उसके बाद एक संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य एवं अन्य सदस्य की नियुक्ति भी भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ये सब लिख लीजिएगा दोस्तों। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। अन्य देशों के उच्चायुक्त का नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन अन्य देशों के जैसे देखिए हम लोग जो कहते हैं, क्या कहते हैं, जैसे पहले राज्य में दूसरे राज्य में जो रहते थे राज्य का प्रतिनिधित्व, उसका नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। लेकिन कब?
प्रधानमंत्री उसका एक सूची डाटा तैयार करके देते हैं राष्ट्रपति को कि इसको नियुक्त करना है। उसी के आधार पे भारत के राष्ट्रपति जो है उसको नियुक्त करता है दोस्तों। चलिए उसके आगे चलते हैं। एक चीज और, भारत में जितने भी IAS, IAFS और कौन होते हैं, IPS, इसका भी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति ही करते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके आगे हम चलते हैं। देखिए, राष्ट्रपति के जो चुनाव की प्रक्रिया है उसमें अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसका मतलब कि सुप्रीम कोर्ट उसको देखता है, वो अनुच्छेद 71 में वर्णित है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद एक चीज और बता देते हैं, ज्वाइंट सिटिंग। ज्वाइंट सिटिंग जो है मतलब संयुक्त अध्यक्षता की बैठक जो बुलाता है वो राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन उसकी अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। ये चीज याद रखिएगा, जो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो है वो लोकसभा अध्यक्ष ही करता है, लेकिन बुलाता है राष्ट्रपति जरूर। लोकसभा को भंग कर सकता है राष्ट्रपति, ये भी राष्ट्रपति के पास शक्ति है। ठीक है दोस्तों। अच्छा देखिए, इसमें जो उच्च सदन होता है वो राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं, लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। ये सब नोट कर लीजिएगा दोस्तों, ये सब मुख्य बातें हैं। फिर आपको बताते हैं अनुच्छेद 110 धन विधेयक। धन विधेयक जो है, इस धन विधेयक ऐसा विधेयक है दोस्तों जिसपे राष्ट्रपति के पहले ही मुहर लग जाती है, उसके बाद वो उसमें कोई राष्ट्रपति उसको रोक नहीं सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति पहले ही साइन और मुहर करके उस पर दे देता है। धन विधेयक एक ऐसा विधेयक है जिसमें पहले ही राष्ट्रपति की मुहर लग जाती है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इतना कम समय में हम आपको राष्ट्रपति से लगभग मुख्य पॉइंट जो भी था वो आपको हम इतना कम समय में, इतना कम सटीक वीडियो में को नहीं दे सकते हैं। इससे अच्छा जो भी देते होंगे आपको 1 घंटा का वीडियो, 2 घंटा का वीडियो, 2.5 घंटा का वीडियो, कोई जो है 3-3 घंटा का वीडियो भी लेकर चले जाते हैं दोस्तों। हम इतना कम समय में आपको राष्ट्रपति के बारे में लगभग पूरा आपको एक कंप्लीट हम वीडियो दिए हैं, जिसको आप एक बार देख सकते हैं एग्जाम के पहले। ये आपको टॉनिक के रूप में काम करेंगे। इसके बाद आपको हम नेक्स्ट टॉपिक लाएंगे किसी पे, तो वो है आपको रामसर साइट। ठीक है, तो रामसर साइट पे एक टॉपिक लाएंगे दोस्तों, उसमें क्या है नहीं है, इसी तरह से और पूरा आपको निचोड़ हम देंगे दोस्तों। तब तक के लिए हमको दीजिए धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करते रहें, शेयर करते रहें दोस्तों।